कबीर हिंदू मुसलमान दोनों में शामिल हैं। बिल्कुल। और उधर आलमी उर्दू ट्रस्ट की तरफ से ये तहरीक भी की इब्तिदा की जा चुकी थी कि उर्दू हिंदी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। कबीर भी हर भाषा के थे, कबीर सबके थे। जो सबसे अहम, सबसे खुशनुमा चीज़ जो है वो है हमारी गंगा जमनी तहजीब। इससे ज़्यादा हसीन शायद ही कोई संगम हो। आलमी उर्दू ट्रस्ट के ज़हर एहतिमाम लोई किताब का तकरीब इजरा मुनक़द किया गया। कबीर संग कबीर पर पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, उनकी ज़िंदगी पर हर किसी ने लिखा और लिखा भी जा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी पर बहुत कम लिखा गया, जिसकी एक नायाब पहल की है। एक पत्रकार लेखक मेरे साथ मौजूद है, प्रताप सोमवंशी जी। इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। आज उनका विमोचन समारोह का आगाज़ हुआ और किस तरह से महफिल चली, लोगों ने अपने अपने रिव्यू दिए, किस तरह लोई के बारे में बात की। सर, आपका DN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अंश हमने पढ़ा था, लोई मेरी ताकत, लोई मेरी पहचान है। क्या बात। अब इसी के सिलसिले में उर्दू में लाने का क्या ख्याल था, किस तरह से उर्दू में लाया गया? तो उर्दू में लाने का मेरा कोई विचार नहीं था जी। ये पुस्तक अभी नेपाली में आ रही है, माशाल्लाह, पुस्तक गुजराती में आ रही है, पुस्तक अंग्रेज़ी में आ रही है। ये मैंने कहीं, मेरी कोई कोशिश नहीं है। ये वो हर पुस्तक अपनी यात्रा करती है। जैसे कहते हैं हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है, वैसे पुस्तक का भाग्य होता है। तो भाग्य पुस्तक का ये होता है कि पुस्तक लिखी गई, पुस्तक गई। अब ये अच्छी बात है कि आलमी उर्दू ट्रस्ट को लगा कि इसको उर्दू में आना चाहिए, उर्दू में लाए। मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गुजराती से प्रोफेसर राकेश मकवाना का फ़ोन आया, उनकी वो गुजराती में करना चाहते हैं, उनका भी धन्यवाद। नेपाली में फिल्म डायरेक्टर ने पवन थापा, वो उसको कर रहे हैं जी। और प्रोफेसर मीत हैं, अंग्रेजी में कर रही हैं, और चंडीगढ़ में वो प्रोफेसर हैं, वो कर रही हैं। तो ये जो अलग अलग भाषाओं में छप रहा है, तो या तो छपने की तैयारी है और भी भाषाओं में तैयारी है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। बस ये है कि मैंने अपनी बात कह दी। वो बात अगर ज़्यादा जगह जाए तो अच्छी बात है, और ज़्यादा भाषाओं तक जाए और अच्छी बात है। कबीर भी हर भाषा के थे, कबीर सबके थे। तो जाहिर तौर पे इसी वजह से ये कबीर का पुण्य है, लोई का पुण्य है कि जो चारों तरफ वो फैल रही है। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मेरा काम था लिखना, मैंने लिख दिया। अभी आपने जिक्र किया था इसी महफिल में 600 साल पहले, तो वो कैसे इमेजिन किया आपको? वो ख्याल इमेजिन नहीं किया। ये क्या हुआ कि दो चीज़ें होती हैं। संवाद जब आप लिखना होता है तो कुछ चीज़ें तो आपके पास इतिहास में तमाम सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं लोई और कबीर को लेके, जो मैंने शोध किया, जो मैं जगह जगह गया। ये किताब लिखने में मैं एक चीज़ कहना रह गया था कि मेरी 12 साल की यात्रा है। बिल्कुल। ये किताब मैंने एक दिन में नहीं लिखी, 11-12 साल मैंने इसमें लगाए हैं। तो 12 साल मैंने, ऐसा नहीं कि 12 साल बैठ के मैं इस किताब लिखने का इंतज़ार करता रहा। 12 साल में तमाम सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं, तमाम लोगों से मिला, फिर कहीं रह गया, फिर कोई चीज़ अधूरी रह गई, कोई और मिला, उसने चीज़ें जोड़ी। तो इसलिए वो करते करते, और मैं अपने बारे में कहा कि मुझे अपने किए में कुछ ना कुछ कम दिख ही जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता जी। तो मुझे अब फिर भी किताब, जैसे सईद आलम साहब ने आज एक अपना दृष्टिकोण रखा, तो मैं उस नज़रिए से भी सोचूंगा। तो अगर मेरी किताब पे कोई उसकी तनकीद करता है, कोई बात कहता है, तो मेरे लिए वो भी मतलब काबिल एहतराम है। और मैंने इस तरह से इस किताब के ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट लिखे कि मैंने लोगों को पढ़ने को दिया, उन्होंने कुछ सजेशन दिए, फिर मैंने उसमें अपडेट किया। बहुत अच्छा। जो आपने ये काम किया है एक तरह से वो काबिल तारीफ़ है और हर किसी को पसंद आ रहा है। जब मैं पढ़ने में है तो एक रुझान सा आ गया था, हाँ मैं और उसके तरह मुतासिर। आपने कबीर को क्यों चुना? क्या चीज़ आपको मुतासिर लगी इनकी सबसे ज़्यादा, जो कबीर पे लिखना ही शुरू किया? देखिए, कबीर पे लिखने, कबीर हमें क्यों, कबीर व्यक्ति के तौर पे क्यों हमें खींचते हैं? कबीर ऐसे हैं, कबीर हिंदू मुसलमान दोनों में शामिल हैं। बिल्कुल। यानी हम जिस कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, कबीर गंगा के किनारे रहते थे, मैं संगम के किनारे पैदा हुआ। तो मैं जो उस कंपोजिट कल्चर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या सोचता था, और वो मेहनत कशा, वो काम करते थे, जुलाहे थे। तो मैं, और स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, वो कहते थे कि रिलीजन को धर्म से अलग रखो, न हिंदू रखो न मुसलमान रखो,
स्पिरिचुअलिज्म एक चीज़, तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है कबीर का वो भी मुझे जोड़ता है। कबीर का जो सेकुलर कैरेक्टर है वो भी मुझे जोड़ता है। कबीर का जो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ बराबर का भाव है। कहते हैं कि वो सबका विरोध करते थे, नहीं, कबीर सबसे प्यार करते थे, इसीलिए कहते थे टोकता किसे है जिसको आप प्यार करते हैं। तो कबीर सबको टोकते थे, इसलिए सबसे प्यार करते थे। कबीर पुस्तक में है कि कबीर कहते हैं कि मैं तो सांप से प्यार करता हूँ, बिच्छू से प्यार करता हूँ, पौधों से प्यार करता हूँ, पेड़ से प्यार करता हूँ। तो जो सांप, बिच्छू, पौधा, पेड़ से प्यार करता हो वो किसी स्त्री से कैसे विरोध करेगा, हिंदू से कैसे लड़ेगा, मुसलमान से कैसे लड़ेगा? वो फकीर के साथ भी रहेगा, बादशाह के साथ भी रहेगा। तो कबीर का जो यूनिवर्सल कैरेक्टर था और सबको समाहित, वो कैरेक्टर मुझे खींचता है। और उस कैरेक्टर की तलाश में लोई तक पहुंचा, फिर लोई के नज़रिए से देखा तो लगा कि वो कबीर से कहीं कमतर नहीं थे। ये लोई उर्दू में जब आज इसका मुनकिद तर्जुमा का विमोचन हुआ, इस तरह से हम देखें तो ये कितना गंगा जमुनी तहजीब को इजाफा मिलेगा, लोग किस तरह बड़ी बात है कि एक बड़ा हिस्सा है जो उर्दू में पढ़ेगा और तमाम सारे उर्दू एक अलग दुनिया खोलती है। कि आप सोचिए, पाकिस्तान, अभी रहमान साहब से वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान के कोई पब्लिशर थे, तो वो कह रहे थे कि मैं भी इसे छापना चाहता हूँ। तो उन्होंने बात की तो वो कह रहे थे कि वो भी छापना चाह रहे हैं, वो वहाँ के लिए चाहते थे। तमाम सारे, हो सकता है उर्दू से वो अरबिक्स में चली जाए, हो सकता है। तो इसलिए भाषाओं का एक समाज होता है। भारतीय समाज है, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन उर्दू के अपने अलग समाज भी हैं जो उर्दू के, जो पाकिस्तान है, जो और सब दुनिया के तमाम सारे मुल्क हैं। आलमी उर्दू ट्रस्ट एक बहुत बड़ा उर्दू में नाम, इसी के एहतमाम में आज इसी के ज़रिए एक लोई किताब का विमोचन किया गया, उर्दू में तर्जुमा हुआ, उसका पहला अंश पब्लिश हो चुका था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजीमुशान राइटर, पत्रकार रहमान साहब से मुखातिब होंगे। किस तरह से उनको ये ख्याल आया उर्दू में लोई का तर्जुमा करने? सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। रहमान साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि लोई का उर्दू में तर्जुमा करना चाहिए? वो इसलिए कि हिंदी में जब ये ड्रामा जो मेरे दोस्त प्रताप सोमवंशी साहब ने लिखा है जी, तो दो बातें हैं। एक तो ये कि लोई पर इससे पहले कोई अदबी तख्लीक नहीं हुई, बिल्कुल, और अगर किसी लिखने वाले ने तज़किरा भी किया, एक आध किसी ने किया भी है, तो वो सिर्फ कबीर के सियाक में, बराह रास्त लोई के बारे में इस तरह की तख्लीक पहली बार मंजर आम पर आई थी। और मुझे पता चला कि हिंदी में वो बहुत मकबूल हुई और दूर दूर तक उस पर मज़ामीन लिखे गए, उस पर सेमिनार हुए। और उसके बाद फिर प्रताप सोमवंशी साहब ने मुझे वो किताब जब पेश की और मैंने उसको देखा, पढ़ा, तो उसी वक्त ख्याल आया कि ये क्योंकि एक पहली काविश है लोई के बारे में, और उधर आलमी उर्दू ट्रस्ट की तरफ से ये तहरीक भी की इब्तिदा की जा चुकी थी कि उर्दू हिंदी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। तो ख्याल आया कि क्यों ना इसका उर्दू तर्जुमा करके छापा जाए, शाया किया जाए, ताकि उर्दू वालों तक भी ये चीज़ पहुंच सके। क्योंकि उर्दू में बेशुमार लोग हैं जो कबीर के मद्दाह हैं, उर्दू में उनको उर्दू का ही शायर समझते हैं, उर्दू बहुत पढ़ा जाता है कबीर को उर्दू में। तो इसलिए उर्दू दां तबके तक, उर्दू के क़ारीन तक पहुँचाने के लिए मैंने इसका उर्दू तर्जुमा करके और शाया किया। जब आप इसका उर्दू तर्जुमा कर रहे थे तो क्या आपको क्या चीज़ ऐसी मुतासिर करी जो आपने इसका तर्जुमा किया? जैसा आपने जिक्र किया उस चीज़ के लिए, मगर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने में आई होंगी, वो क्या ऐसी चीज़? सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुतासिर किया वो तो खुद लोई का किरदार है, बिल्कुल, जिसको प्रताप सोमवंशी साहब ने जिया है। यानी सिर्फ उसको महज तख़य्युल में नहीं लाए, बल्कि उन्होंने कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद लोई बनकर महसूस किया कि लोई किसी एक सूरत हाल में क्या रद्द अमल उसका होगा जब पंडों ने उसको गालियां दी और बुरा भला कहा, और जिस तरीके से उसने उनको जवाबात दिए, तो वो जवाबात थे जो आज की हमारी एम्पावर्ड औरत जो है, बाइख्तियार खातून जो है, वो जवाब देगी, और वो 600 साल पुरानी औरत वो जवाब दे रही है। तो जो किरदार उभर के सामने आता है ड्रामे में लोई का, वो बहुत गैर मामूली है। और जैसे आलमी ट्रस्ट ने एक बहुत नायाब काम किया है इसका तर्जुमा करके, और मुझे जहाँ तक कि मुझे, एक आप पत्रकार भी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं और एक शायर भी हैं, माशाल्लाह बहुत आपका मकाम रहा है अभी तक की। और मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ जब आपकी मैंने स्पीच सुनी, सब चीज़। और
आखिर में बस आखिरी सवाल, आपका वक्त बहुत कीमती है और मुख्तसर सा वक्त लिया मैंने आपसे जानना चाहूँगा, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप भाई? अगर आप बात कर रहे हैं उर्दू और हिंदी की, जी, गंगा जमुई, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में वैसे तो ये तकसीरी माशरा है और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं, और कहा जाता है हिंदी में अतुल्य भारत, लेकिन उन तमाम चीज़ों में जो सबसे अहम, सबसे खुशनुमा चीज़ जो है वो है हमारी गंगा जमनी तहज़ीब, जो उस सूरत में और ज़्यादा उभर के सामने आती है अगर उर्दू को हिंदी के साथ जोड़ के देखा जाए, या उर्दू के फ़न पारों को हिंदी में तर्जुमा किया जाए, या हिंदी को उर्दू में लाया जाए, जैसा कि इस लोई ड्रामे के तहत मैंने लाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा हसीन शायद ही कोई संगम हो। जी, पूरी महफिल सजा दी आपने आज। शुक्रिया। और शुक्रिया। उर्दू और हिंदी का ऐसा रिश्ता है दोनों भाषाओं का, जैसे दो सगी बहनों का। जी जी, है भी। वो तारीख बताती है कि दोनों, देखिए, सिवाय लिपि के या रस्मुल ख़त के ज़्यादा फ़र्क नहीं है उर्दू और हिंदी में। और बस ये कि उर्दू में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज ज़्यादा हैं, हिंदी में संस्कृत, अपभ्रंश वगैरह के अल्फाज ज़्यादा हैं। उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ग्रामर वही है, सब कुछ वही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर ज़बान एक कल्चर की नुमाइंदगी करती है, तो अगर आप कल्चर के नुक्ता नज़र से देखें तो दोनों का कल्चर एक ही है। इस वजह से मैं नहीं समझता कि आज भी रस्मुल ख़त के अलावा उर्दू हिंदी में ज़्यादा फ़र्क है। और खुदा का शुक्र है, बहुत खुशी की बात है कि अब उर्दू हिंदी दोनों एक दूसरे के करीब ज़्यादा से ज़्यादा यूँ आती जा रही हैं कि हिंदी दा तबका जो है उर्दू की तरफ मुतवज्जे हुआ है, और उर्दू दा तबका जो है वो हिंदी में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, DNN 24 से बात करने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।